नमस्कार, मैं रविश कुमार। डिजिटल और बिजनेस इंडिया में आपका स्वागत है। अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण के पन्ने का कोई भी हिस्सा किसी भी रूप में लागू हुआ तो मेरा अपना अंदाजा है कि आप भारत के किसी भी भूभाग में रहते हो, उसके 50 किलोमीटर के दायरे में अगले 5 साल में आप नरेंद्र मोदी सरकार की किसी न किसी योजना के शिलान्यास रखे जाने से लेकर उद्घाटन होते देखेंगे। कहीं नदियों को जोड़ा जा रहा होगा तो कहीं नदी को साफ किया जा रहा होगा, तो कहीं पहाड़ों को बचाने के लिए यूनिवर्सिटी बन रही होगी, तो कहीं सागर का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए बंदरगाह। आपके गांव शहरी सुविधाओं से लैस हो रहे होंगे तो आपके शहर पहले से ज्यादा स्मार्ट बन रहे होंगे। एक्सप्रेस और सुपर फास्ट का जमाना लग जाएगा और रेलगाड़ियां बुलेट ट्रेन हो जाएंगी। यानी एक ऐसा हिंदुस्तान इतनी तेज रफ्तार से बनता दिखेगा जिसकी आपने कल्पना ना की हो। भाषण में ही सुना होगा सिर्फ। हम 10 सालों के भीतर 100 साल में बने अमेरिका, यूरोप, चीन के बुनियादी ढांचों के बराबर खड़े होने वाले हैं। आशंका की निगाह से देखने वाले अच्छे दिन आ गए, पर अपनी धुन बनाने में लगे रहे। मगर मोदी सरकार ने अपने उन सभी वादों को नीतिगत रूप देकर बता दिया कि वो जो कह रही है उसे लेकर गंभीर है। भारत भले कहीं ना पहुंचा हो, मगर घुड़सवारों से घिरे तेज गर्मी से बचने के लिए जब इस गरीब मुल्क के राष्ट्रपति महंगी लिमोजिन कार में अभिभाषण के लिए आते हैं तो इस दृश्य का अपने आप कुछ मतलब भी निकल रहा होता है। या तो लिमोजिन इंडिया घुड़सवारों के कारण तेजी से भाग नहीं पा रहा है, या हमारी सत्ता के सबसे आदरणीय और श्रेष्ठ प्रतीक राष्ट्रपति की लिमोजिन कार घुड़सवारों के बीच जगह बना रही है। पुराने सारे अभिभाषणों का हश्र सब जानते हैं, पर निराश हुए लोगों को थोड़ा पता रखना चाहिए कि इन्हीं बातों और वादों के कई बड़े हिस्से पूरे भी होते हैं। यह यकीन करने में हर्ज ही क्या है कि बहुमत से लबालब मोदी सरकार राज्यसभा में पास महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास कर देगी। हो सकता है अगले ही सत्र में यह इतिहास बन जाए। विशेष प्रयासों के कारण कश्मीरी पंडितों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो जाए। अभिभाषण में कॉमन सिविल कोड, धारा 370 या मंदिर निर्माण जैसी कोई बात नहीं है। अल्पसंख्यकों को विकास की मुख्य धारा में समान रूप से लाने पर जोर है। अब आते हैं उस डिजिटल और बिजनेस इंडिया पर, जिस पर मोदी सरकार अपने राजनीतिक वजूद को ठोस करेगी। सरकार कई महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों में वाईफाई जोन बनाएगी। मिसाल के तौर पर मोदी ने इसी फरवरी में गुजरात में 53 नगरों में ऐसा जोन बनाने का ऐलान किया था। अहमदाबाद में ऐसे 8 जोन की पहचान की गई है। पटना में अशोक राजपथ से लेकर दानापुर तक और बेंगलोर में भी एमजी रोड भी वाईफाई जोन है। इस तरह के बनेंगे। ब्रॉडबैंड हाईवे कायम करेगी मोदी सरकार, जिसे सभी गांवों तक पहुंचाया जाएगा और सभी स्कूलों को ई सक्षम बनाया जाएगा। विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे। यूपीए सरकार ने भी कई स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था। इस वक्त 17 आईआईटी, 13 आईआईएम है। मोदी सरकार 13 और आईआईटी, 15 आईआईएम और 21 एम्स बनाएगी। सरकार मैसिव तरीके से ओपन ऑनलाइन कोर्सेज और वर्चुअल कक्षाएं तैयार करेगी। एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने वाली है। इस वक्त देश में 14 ओपन विश्वविद्यालय हैं। 30 लाख छात्रों को सेवाएं देने वाला इग्नू पूरी दुनिया में अकेला है। यहाँ 450 से अधिक कोर्स हैं, मगर ये ऑनलाइन नहीं है। नौकरी की हालत में नहीं जानता। बड़ा बदलाव आप रेलवे में देख सकते हैं। रेलवे के निजीकरण जैसा जुमला तो नहीं है, मगर नई वित्तीय पद्धतियों के प्रयोग से रेलों में निवेश में वृद्धि लाई जाएगी, ऐसी बात है। अभिभाषण से ऐसा लगा कि रेलवे में बड़े बदलाव की शुरुआत होने जा रही है। रेलवे के आधुनिकीकरण और नवीनीकरण का कार्य सबसे ऊपर बताया गया है। हाई स्पीड ट्रेन की हीरक चतुर्भुज परियोजना शुरू होगी। विशेष कृषि रेल नेटवर्क वाले फ्रंट गलियारे होंगे। छोटे शहरों में कम लागत वाले हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। सरकार मौजूदा बंदरगाहों को आधुनिक बनाएगी और नए बंदरगाह बनाकर उन्हें आंतरिक रूप से सड़क रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। यह सब तभी कारगर होगा जब हम मालों के उपभोग से लेकर आयात निर्यात के लिए पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करेंगे। इसीलिए मोदी सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया है, जिसे हिंदी में विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। अभिभाषण में प्रयुक्त हिंदी के शब्दों से घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण केंद्र के रूप में बदलने की जरूरत है, जिसकी मुख्य विशेषताएं दक्षता, मात्रा और गति होगी। देश भर में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और औद्योगिक गलियारों का निर्माण होगा। सिंगल विंडो सिस्टम होगा। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार के तेज सृजन के लिए सरकार श्रम आधारित विनिर्माण को युक्ति संगत तरीके से बढ़ावा देगी। सभी वर्ग के श्रमिकों के लिए पेंशन और स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा तंत्र को मजबूत करेगी और उन्हें आधुनिक वित्तीय सेवाएं सुलभ कराएगी। रोजगार केंद्र कैरियर केंद्र में तब्दील हो जाएंगे, जहां टेक्निकल काउंसलिंग ट्रेनिंग के जरिए रोजगार के अवसरों से जुड़ा जाएगा। बिजनेस में लागत और समय में कमी लाई जाएगी।
अभिभाषण में लक्ष्य को लेकर समय सीमा का जिक्र नहीं है कि कब तक और कितना बन जाएगा, कब तक हर खेत को पानी मिलेगा और कब तक महंगाई कम होगी। पूरे अभिभाषण में रफ्तार, स्पीड पर विशेष रूप से जोर है, मगर यह रफ्तार कब अपनी मंजिल पर इंडिया की बुलेट ट्रेन को ले जाएगी, कभी इसका जिक्र नहीं है। अभिभाषण अनुसार 2022 में जब हिंदुस्तान अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, मोदी सरकार हर परिवार को पानी और 24 घंटे बिजली की आपूर्ति से लैस एक घर दे चुकी होगी। घर मुफ्त में मिलेगा या इंदिरा आवास के पैटर्न पर मिलेगा, अभी साफ नहीं है, मगर एक बड़ा लक्ष्य देखकर हमारी सांसें हमेशा फूल क्यों जाती? फूल नहीं, फूल भी नहीं। प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ नीरजा चौधरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सत्यव्रत चतुर्वेदी हैं, कांग्रेस सांसद, परंजय गुहा ठाकुरता, अर्थशास्त्री, पत्रकार, नलिन कोहली, बीजेपी के नेता। नीरजा जी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहता हूं कि ये बिजनेस इंडिया का एक तरह से मैनिफेस्टो है, काम की बात है इसमें। हाँ, वो है। एक नए प्रधानमंत्री का गुजराती डीएनए है, प्रैक्टिकल तरीके खोजने का, डूअर का है, और गुजरात मॉडल जिसको कहा जाता है उससे प्रभावित भी है। लेकिन ये भी मैं कहूँगी, सपने क्यों नहीं देखे जाएं, सवाल है कैसे। इसका जवाब अभिभाषण में तो नहीं आएगा। हो सकता है जैसे महंगाई कम करने की बात की है, उसको प्राथमिकता देने की बात की है, हो सकता है बजट में वो सामने आए कि कैसे किया जाएगा। लेकिन सवाल जो सामने आते हैं, एक ये तो सही बात है कि एक आशा है इसमें। मैं मानती हूँ अगर कह रहे हैं कि 8 साल में हर हिंदुस्तानी को पक्का घर, बिजली, पानी दे देंगे, मतलब ये तो टाइमलाइन दे दी आपने। 75th एनिवर्सरी की जो बात की है इंडिपेंडेंस की, एक टाइमलाइन दी है 2022 में। हाँ, 2022 में। तो हम जानना चाहेंगे कैसे। ठीक है, परंजय साहब। माँ जब बच्चे को समझाते हैं कि बेटा बेटी झूठ मत बोलो, चिप्स मत खाओ, इतने आइसक्रीम मत खाओ, बुजुर्ग व्यक्ति को श्रद्धा करो, हर राष्ट्रपति हर भाषण, पूरा भारतवर्ष के इतिहास का हर राष्ट्रपति का हर भाषण आप पढ़ के देखिए, इसमें 90 यानी कि 99% जो चीज लिखा है, इसमें किसी का दो राय होना नहीं चाहिए। असली सवाल यह है, जैसे नीरजा जी अभी कहा, आपको गरीबी कैसे हटाएंगे, भारतवर्ष को गरीबी मुक्त कैसे करेंगे, आप खाद्यान्न का दाम नियंत्रण में कैसे ले आएंगे, आप हर युवाओं को नौकरी कैसे देंगे, आप रास्ता का एक दिशा आपने दिखाया, मगर आप सारे जो नए नीति आने वाले हैं ये समय बताएंगे। आने वाले कुछ हफ्तों में हम देखेंगे अपना अरुण जेटली जी जब बजट पेश करेंगे। हाँ, आप कृषक के बारे में बहुत कुछ कहा, अभी सब लोग हम जाते हैं। चेंज दिखा इसमें पुराने अभिभाषण से, एक एटीट्यूड में तो बदलाव आपको दिखा होगा कि सरकार। देखिए मोदी जी जो कहने चाह रहे थे वही राष्ट्रपति जी ने। हाँ, ठीक है, मगर मेरा कहना है कि हर राष्ट्रपति का अभिभाषण में ऐसे लिखा एक एटीट्यूड में तो बदलाव आपको दिखा होगा ना, कि हम अब उनकी स्क्रूटनी तो इसी के आधार पर हो सकती है ना, कि अब उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लेकर आएंगे, तो भाई हर खेत में अगर पानी नहीं पहुंचे भारत की जो जमीन है 60% जगह। मेरा एक सवाल पूरा कर, जब हम मैनिफेस्टो में वो कह रहे थे भाषणों में, तो प्रतिरोधी के तौर पे या आशंकावादियों के तौर पे और जायज सवाल उठाने के तौर पे कि आप कैसे करेंगे वो अलग बात है, लेकिन फिर भी कोई सरकार उसको अगर पॉलिसी फ्रेमवर्क में डाल देती है तो ये तो उसका कमिटमेंट हो गया ना, अब तो इसको तो करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ। देखिए जब राजनीतिक दल जब घोषणा पत्र देते हैं चुनाव को पहले, लोग बाद में भूल जाते हैं, 5 साल के बाद लोग याद कर देते हैं, तो शायद ये राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है लोग याद रहेंगे, और जो कमिटमेंट जो उन्होंने वादा किया समय बताएंगे वो कितना उसका वादा समय पे छोड़ रहे हैं। क्या दुनिया की आर्थिक स्थितियां वैसी नहीं हैं जो इतने सारी योजनाओं को मोदी जी जिस तरह से आशा और उम्मीद लोगों में, उससे हम डर क्यों रहे हैं? डर नहीं, क्योंकि इतना आसान नहीं है इसको। आप खाद्यान्न का दाम कैसे नियंत्रण करेंगे, आप हर व्यक्ति को कैसे नौकरी देंगे, आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल का काम है। आप जब लोगों को इतना सरकार ने 60 लाख इंदिरा आवास योजना के तहत घर दिया था,
और मैं 2009 का, मैं एक मिनट आ रहा हूँ नलिन सतपाल जी, 2009 का प्रतिभा पाटिल, तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का अभिभाषण पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगले 5 साल में हम 1 करोड़ 20 लाख घर देंगे। तो जो डेटा मैंने चेक किया, जो एनुअल रिपोर्ट है ग्रामीण मंत्रालय की 2012-13 तक, तो कोई 85 लाख घर बने हैं। अब 85 लाख घर बने हैं, उसमें से अब हर आबादी के हर घर को देने का 1 करोड़ 20 लाख किसी ने कहा है, तो 85 लाख घर बनाए हैं। अब वो कागज पे तो है, वहां पर है या नहीं है वो अलग बात है। तो क्यों नहीं, ये लक्ष्य क्यों नहीं पूरा हो सकता है? ये सब लक्ष्य पूरा होंगे कि नहीं, ये समय बताएंगे, यही मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए, अब लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर जो आशा और उम्मीद का जो स्वप्न आपने दिया, जो एक नया भारत, एक राम राज्य आने वाले हैं, इसको इतना आसान नहीं है। ये तो राम और देखिए, और युग की तरफ जा रहे हैं। और देखिए, अगर लोग आप ये जो अगर ये स्वप्न अगर आप पूरा नहीं कर पाएंगे, तो यही जो लोग आज जो युवाओं आपके लिए वोट दे, वो कुछ सालों के बाद आप दोनों लोग डरे हुए हैं कि कैसे करेंगे। तो नलिन साहब अब इसका जवाब देंगे। 1 मिनट और रुकिए। सतपाल जी, एक राजनेता के तौर पे ठीक है कि अगर वो अभिभाषण इतना ही गैर जरूरी होता या इतना ही बेकार होता, तो हम सब जो भी राजनीतिक तत्व हैं उसमें श्रद्धा ही व्यक्त ना करते, है ना। लेकिन फिर भी अगर कोई राष्ट्रपति अगर पढ़ रहे हैं, तो सरकार बता रही है कि हम ये करेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है, ठीक है। राजनीतिक तौर से, मतलब ये छोड़िए वो करके दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, उसकी व्यवहारिक दिक्कतें क्या हैं जो आपको लगती हैं कि ये नहीं कर पाएंगे, और क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर किसी के पास इतना मैंडेट हो, तो फिर उसके पास बचने का रास्ता क्या होता है? जैसे आप महिला आरक्षण बिल की ही ले लीजिए। हाँ, पहली बात तो ये है कि हम ये चर्चा करने आए हैं कि ये राष्ट्रपति का अभिभाषण पिछले अभिभाषणों से जुदा है, अलग है क्या, कुछ नया है क्या? हाँ, मैं पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से ये कह सकता हूँ कि 80% इसके जो विषय वस्तु है, वो किसी भी राष्ट्रपति अभिभाषण को पिछले उठा के देख लीजिए, लगभग 80% तो वही रिपीटिशन है। एक, कोई बुराई नहीं, बहुत सारी समस्याएं निरंतर जारी रहती हैं, उनको एड्रेस करना होता है, उनका जिक्र किया गया। दूसरी बात, कुछ ऐसी चीजें हैं, अभी हाल ही तो हम चुनाव से वापस आए, और चुनाव के दौरान और चुनाव के पहले हमारी यूपीए सरकार की आलोचना करते हुए भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष ने बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे जनता के बीच में उठाए, और उस पर उन्होंने उनको आश्वस्त किया कि हम आएंगे सरकार में तो हम ये करेंगे। अगर उन ज्वलंत मुद्दों या उन विषयों का इस राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिक्र ही ना हो, कौन सा मुद्दा है जो इसका? मैं वही तो कह रहा हूं, अगर उनका जिक्र ही ना हो, तो ये बात अटपटी लगेगी कि नहीं लगेगी? अब मैं आपको एक एक करके गिनाता हूं। ठीक है, वो मुद्दे, पहले इसे में 2-4 ही गिनेगा, फिर बाद में जो इन दिनों चुनाव के दौरान बड़े ज्वलंत तरीके से उठाए गए, और उनका आज इस राष्ट्रपति अभिभाषण में कहीं हवाला तक नहीं है, जिक्र तक नहीं। ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसका हवाला तक नहीं? मैं आता हूं भाई साहब, यहां एफडीआई रिटेल के बारे में कोई बात कही गई? उन्होंने कहा इनकी पार्टी का घोषणा पत्र है कि एफडीआई रिटेल का हम विरोध करते हैं। मैं रिपोर्ट करते हैं, हाँ, घोषणा पत्र में। मैं राष्ट्रपति अभिभाषण की बात कर रहा हूं, उसमें नहीं, इसमें कहीं कोई जिक्र तक नहीं। ठीक है, एफडीआई चुनाव सुधार के बारे में बहुत बहस हुई, बहुत आलोचना हुई, हाँ, सदन के अंदर भी और बाहर भी। ठीक है, चुनाव सुधार के संबंध में क्या कोई जिक्र है? हाँ, कहीं नहीं। डीजल की कीमतों के बारे में यह कहा जाता था, हाँ, कि अगर सरकार अपना ड्यूटी खत्म कर दे, हाँ, तो 15 से 20 रुपया ये डीजल प्रति लीटर सस्ता हो सकता है, जो जनता को नहीं दे रही है। कौन कहता था? सरकार, बीजेपी के ही लोग कहते थे। अच्छा, ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है, क्या डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर ड्यूटी खत्म करने की कोई बात का जिक्र यहाँ है? अच्छा, क्या सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट का भविष्य क्या होगा, इसका कहीं कोई जिक्र यहाँ है? अब इतना बड़ा बनाने में कुछ चीजें तो छूट जाती है ना। और भारत अमेरिका के परमाणु समझौते पर लेकर भाजपा ने हमारे विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया था, याद रहे, और विरोध कितना घनघोर किया था। क्या भारत अमेरिका परमाणु समझौते का कहीं कोई जिक्र है कि भविष्य क्या होगा? मैं
मुफ्त इलाज, इसका जिक्र मुफ्त है, इलाज नहीं, इसका एक जिक्र है कि वो उसका इस्तेमाल करेंगे, उससे और बेहतर बनाएंगे। मैं समाप्त करने की बात नहीं की। उस पर भारत परमाणु समझौते का कोई जिक्र नहीं है। भारत अमेरिका संबंधों को और बेहतर बनाने की बात की गई है, समझे आप? ठीक है, नलिन का मुफ्त इलाज की बात इन्होंने अपने घोषणा पत्र में पूरे जगह जगह जाकर के आम सभाओं में कही, उसका कहीं कोई जिक्र है? कहीं नहीं। श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस की बड़ी आलोचना बीजेपी ने की थी, क्या उसका कोई जिक्र है? नहीं। पर्यावरण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर जो आज ज्वलंत मुद्दा है, एक लफ्ज इसके अंदर नहीं है, पूरे अभिभाषण के अंदर जो नहीं है। 100 शहर बनाएंगे, यानी 100 आधुनिक शहर बनाएंगे, यानी 20 शहर कम से कम प्रतिवर्ष बनाएंगे। इन की कीमत क्या होगी, लागत क्या होगी, कैसे बनेंगे, जमीन कहां से आएगी, अधिग्रहण का प्रोसेस क्या होगा, इसका कहीं कोई जिक्र है? नहीं। राम मंदिर का कहीं कोई जिक्र है? आप चाहते हैं कि वो करें इसमें? नहीं, हम नहीं कह रहे, हम तो ये पूछ रहे हैं। अगर आपकी श्रद्धा है तो आप बता दीजिए कि आप चाहते हैं कि वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों को जनता के बीच उठाकर उनको आंदोलित किया, उनकी भावनाओं को, मैं उनका जिक्र कर रहा हूं। उनका कहीं हवाला है क्या? इसीलिए मुझे राजनेता अनुच्छेद 370 के संबंध में इनकी भविष्य में नीति क्या होगी, कोई हवाला है क्या? तो आप रुकिए। समान नागरिक संहिता के संबंध में क्या करेंगे, इसका कोई हवाला है क्या? शत्रुघ्न जी, जो इतना गुजरात मॉडल पढ़ा गया है, गुजरात मॉडल है क्या? आज भी लोग पूछ रहे हैं कि गुजरात मॉडल है क्या? उस गुजरात मॉडल के बारे में यहां कोई जिक्र है क्या? जो हिंदू विस्थापित होकर के पाकिस्तान से भाग के यहां आ रहे हैं, उनका भविष्य क्या होगा? बांग्लादेश से जो लोग हमारे देश में आए हैं, उनके संबंध में क्या होगा? इन तमाम मुद्दों पर मुझे लगता है कि ये मैं लिस्ट लेके एक नया अभिभाषण लिख के कल पढ़ दूंगा अकेले। इनका कहीं जिक्र है क्या? नहीं पढ़ पाए, मैं खाद्य सुरक्षा का क्या भविष्य होगा? इस सरकार का क्या विचार है? कोई जिक्र है क्या? डायरेक्ट टैक्स जो कैश ट्रांसफर है, उस संबंध में इन्होंने बहुत आलोचना की थी, उसका कोई जिक्र है क्या? आधार योजना का क्या भविष्य होगा, इनकी क्या नीति है, इसका कहीं कोई जिक्र। ये वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान उठाया है, लेकिन इनका कहीं मुझे कोई सवाल एक छोटा सा सवाल करने लगे। मैं समझता हूं हम अभिभाषण ये राष्ट्रपति का अभिभाषण, और देखिए दो मजेदार बातें उदाहरण के लिए, अब मजेदार कुछ ऐसी चीजें जो हम पहले से कर चुके हैं, ये उसका श्रेय लेने के लिए जा रहे हैं। फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जापान पहले से ही बना की मदद से चल रहा है, ये लिख रहे हैं अब हम बनाएंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इनको लिखना चाहते हैं कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे। रैंक एक पेंशन का मसला हम पहले हल कर चुके हैं, अब ये कह रहे हैं हम लागू करेंगे। इस तरह की रवीश लफाजियां हैं, इसमें जालसाजियां हैं, ये राष्ट्रपति अभिभाषण लोगों की हवाबाजियां हैं, लफाजियां। अब रुकिए तो मैं जरा सवाल पूछ लूं, ठीक है? आपने एक चतुर राजनेता की भांति जो नहीं है वो आपने उचित, एक सेकंड आपने उचित, एक सेकंड मैं आपको पूरा समय दूंगा, आराम से। मैंने कहा हम 4 लोग हैं, आराम से। एक जरा शत्रुघ्न जी से जरा काउंटर जरूर पूछें कि आपने एक चतुर राजनेता की भांति उचित ही इसके अवगुणों को आपने उजागर किया, ठीक है? जिस तरह की हिंदी वहां है उस तरह की हिंदी हमें तो वही मैंडेट ना मिला है, ठीक है ना? हमें तो जनादेश जनता ने वही विपक्ष का मिला है, लेकिन फिर भी हमें इसमें जो गुण दोष हैं उन पर चर्चा, इसके कुछ तो गुण भी होंगे ना इसमें है। एक बात मैं सवाल आपसे पूछना एक दो गुण, एक दो अच्छी, उस पे आप बोलिएगा, पर मैं सवाल जो पूछना चाह रहा हूं, नलिन खोज के लिए जो कार्यक्रम चला की बात की है, एक नया कार्यक्रम है, अच्छा कार्यक्रम है। अगर उसे ये ठीक से लागू कर सके तो देश का नाम बड़ा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा कार्यक्रम है, और एक दो अच्छे कार्यक्रम इन्होंने घोषित किए हैं, उनके बारे में मैं सहमत हूं। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि आप जिन कमियों को उजागर कर रहे थे, सरकार ने अभिभाषण अपना पेश किया है, मतलब कई सारे ऐसे नीतिगत फैसले हैं जो बाद में भी कर सकती है, आधार को खत्म कर सकती है या उसको खत्म कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें जो नहीं है वो काम ही नहीं करेगी, है ना? इसमें जो है वो तो काम करेगी। चुनाव के बाद लोग इस देश के ये जानना चाह रहे थे इस अभिभाषण के माध्यम से कि सरकार का रोड मैप क्या है विभिन्न विषयों पर, खासतौर से उन मुद्दों पर जो ज्वलंत मुद्दे रहे हैं, जो सबसे ज्यादा विवादास्पद मुद्दे रहे हैं, उन मुद्दों पर क्या सरकार की सोच है,
अभी भी आदमी गोलमाल है। नलिन साहब, काला वो- धन का क्या होगा? अब बाबा रामदेव कब वो जा रहे एसआईटी हैं बन लेने गई के है लिए? ना, एसआईटी बन अब गई। बाबा रामदेव कब जा रहे हैं लेने के लिए? वो तो कहते थे ना कि 2 महीने में वापस आ सकता है 30 लाख करोड़। थोड़ा टाइम दीजिए, सबको मिलने वाला, हम सबको पैसे चलिए मिलेंगे। हम टाइम देने को तैयार हैं। नलिन साहब, आप टाइम मत दीजिए। हम मैं तो उल्टा कह रहा हूँ, आप टाइम मत दीजिए। जनता ने जो ज्वलंत 60 मुद्दे हैं, ना, जैसे ना, महंगाई मैं- कम कैसे आराम से, करेंगे? आराम से। मैं तो आधा समय लूंगा। नहीं आप ज्यादा ले लीजिए, नहीं, क्योंकि क्यों आपको ले? रोका है, फिर मैं बाकी आवश्यकता लोग- नहीं है, हाँ, क्योंकि हम अपनी बात कम में ही कह देंगे। बहुमत आप मिल टाइम, गया तो बल्कि कहने मुझे की क्या हाँ, जरूरत है? मुझे आवश्यकता है, जो टाइम की बात कह रहे हैं वही तो। सत्यवत जी, टाइम की आवश्यकता नहीं। जनता ने हमें 60 महीने दिए, 60 महीने के बाद जाएंगे। पहले मैं कुछ राजनीतिक बात करता हूँ, फिर अभिभाषण पे आता हूँ। ज्वलंत मुद्दे वाला हाँ, डालिए। वहीं पर सब पे आ रहे हैं। मैंने नोट किया क्योंकि इतने सारे मुद्दे थे। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, गुजरात मॉडल की बात कांग्रेस पार्टी को तो समझ आई नहीं, इसलिए तो 3 बार मोदी जी वहां मुख्यमंत्री बन गए हैं। वहां की जनता को समझ आ गई है, तो कांग्रेस पार्टी को जनता से जाकर समझना चाहिए। हमसे क्यों समझ रहे हैं? हम तो राजनीतिक पार्टी हैं, अपना काम कर रहे हैं। अब आ जाते हैं ज्वलंत मुद्दे। मुझे जहां तक याद है, और मैं तो शायद कुछ भी हो जाए, गुजरात मॉडल की आलोचना नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वहां जीते भी जा रहे हैं। कानूनी बना दीजिए देश क्यों में, नहीं? क्यों हम नहीं बनाते? हम ऐसा है Come to क्या the करें? point. नहीं नहीं, Come to बहुत the में point. कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। हम क्या है, ऐसे भी नहीं पार्टी हैं जहां पर कानून अगर कोई सरकार के प्रधानमंत्री बनाए तो एक युवा नेता अपनी नींद से उठकर उसे फाड़ के डस्टबिन में फेंक दे, जब विदेश में। तो हमारे थोड़े मॉडल्स अलग हैं। अब ऐसा एक काम करते हैं, शुरू से करते हैं ज्वलंत मुद्दे। महंगाई, इस देश में 5 ज्वलंत 6 मुद्दे थे जो लगातार हम उठाए, और सत्यव्रत जी ने सब पे ऐसी बात की नहीं। उन्होंने हर चीज को और ज्वलंत बना दिया। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और किसानों की दुर्दशा। मैं तो कम से कम इस पे 100 से अधिक बाइट दे चुका हूं। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं हम लोग इनको ज्वलंत मानते थे। तो महंगाई की- प्राथमिकता जैसे महंगाई की बात- महंगाई को लेकर इसमें क्लियर है, सप्लाई साइड की बात की गई है। कैसे करेंगे? ये रण अभी 1 मिनट मानसून आ रहा 2 है। 1 मिनट मुझे खत्म करने दीजिए। सत्यव्रत जी, आपने समय लिया, मैं थोड़ा ही लूंगा। एक एक करके, एक एक करके पूरी बात करो। जरूर कहेंगे। धन्यवाद सर। एक एक करके आ रहे हैं। मुद्दा महंगा बढ़िया है, आप जो है, राज्यसभा में जाएंगे आप, चलिए। मुझे नहीं पता था कि चलिए, कपड़ों चलिए, से सवाल कोई का नेता जवाब जो है दीजिए। कहीं पहुंचता है। मैं समझ रहा हूं आपको, समझिए। ठीक है, कपड़ों से कोई नहीं पहुंचता, काम से पहुंचेंगे। ठीक है। तो इसलिए मैं एक एक करके आ रहा हूं। पहली बात महंगाई पे। आज जो है राष्ट्रपति का अभिवादन है, उस पे अगर हम स्टार्ट करें, इसमें एजेंडा फॉर गवर्नेंस है। पहली बात क्या है? कंसिस्टेंसी। मोदी जी ने जो जो विषय उठाए, फिर हमारी मैनिफेस्टो आई। क्या मैनिफेस्टो ने कहा? एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने स्वयं कहा ये हमारा एजेंडा फॉर गवर्नेंस है, हमारा लक्ष्य भी तय करता है और हम करना की चाहते हैं, प्राथमिकताएं। तो वही है, वो रिपीट हो रहा है, तो आप इसको हमारे अगेंस्ट नहीं कर सकते। ये हमारा है। दूसरा है कैसे होगा, यही तो सरकार करने आई है, डिलीवरी। और अगर मैं इतना ही कह दूं तो हम तो शुरू से कह रहे हैं ना कि काम करने आए, 60 महीने बाद चिट्ठा लेना पड़ेगा। कैसे होगा ये प्रश्न उठा रहे हैं सब हम पर। नीरजा जी भी चिंतित हैं, परम जॉय भी चिंतित हैं। कैसे क्या होगा? हमने टाइमलाइन सेट कर दिया, अपनी बात रख रहे हैं, तो हमें तो करना है। यदि फेल होंगे तो जनता के सामने जब जाएंगे, जनता तय करेगी। तो कहने का मतलब क्या है? पहले क्या करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, इसके लिए 60 महीने मिले, 60 महीने मिले। अगर मान लिया जाए कि इसके ज्यादातर बातें अरे मैं खत्म कर दूं, 1 मिनट। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, यही तो फर्क है। क्या ये हो सकता है? यही तो निराशावादी सोच है। आशावादी सोच है कि हाँ करना है। 60-70 साल में लगभग आज भी जो आप कह रहे हैं कंटिन्यूएशन, क्या इस देश को आज भी रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी शिक्षा स्वास्थ्य? मैं एक अंतर्विरोध उजागर करता हूं। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अब इसमें मैं कम जानता हूं, उन्होंने कहा कि ये पांचों बात ज्वलंत मुद्दे सारे हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, उसको सकता कैरियर सेंटर में बदल देंगे। वहां काउंसलिंग जैसी चीज होगी, वहां ट्रेनिंग जैसी चीज होगी। फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि हम स्किल डेवलपमेंट भी करेंगे। तो एक समय ऐसा प्रतीत होता है कि स्किल डेवलपमेंट का कोई अलग इंस्टीट्यूट है, कैरियर काउंसलिंग का अलग इंस्टीट्यूट है। दोनों चीजें क्या है? ये सुनने में सब बातें अच्छी लगती हैं, सुनने में पर अच्छी होते लगती है। हुए कैसे दिख लेकिन रही हैं? प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री वो पता नहीं चल रहा है। कि जैसे प्रधानमंत्री इग्नू में मोदी जी- 30 लाख लोग वहां छात्र हैं और वो सोशल साइंस से जुड़ी हुई एक तरह से प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं, ठीक है, पर उन 30 लाख छात्रों को नौकरी मिल जाती है। ऐसा है ना, वही तो रवि जी, वो हम मैं कह इसको दूं। नौकरी के समाधान के रूप में पेश ना करें, शिक्षा और योग्यता के तौर पर दोनों पेश करें। अपनी ठीक है। जगह नहीं। क्यों ये आप आज कह रहे हैं? क्योंकि आपने डिटेल तो देखी हमेशा। वो एक अंग्रेजी का फ्रेज है, द डेविल लाइज इन द डिटेल। तो डिटेल जब आएगा तब आप उस पर प्रश्न उठा सकते हैं। आज हम अपनी इच्छा और अपने लक्ष्य को बता रहे हैं, और इतना तो हमारा अधिकार है।
अब रही बात जो आप कह रहे हैं कि जो मैंने 5-6 ज्वलंत मुद्दे थे, सब पर एक एक करके महिलाओं जीरो पॉलिसी ऑफ जीरो तो कह टॉलरेंस दिए आप, इसमें कहने करेंगे क्या? बदायूं में हो गया, क्या कर लिया जीरो टॉलरेंस? एक मिनट, तो इसमें वही हुआ जो पहले की सरकार करती थी कि गृह मंत्री वहां के राज्य मंत्री से बात कर रहा है, क्या कर लेंगे? एक मिनट रवि जी, इस बात को ना बोलिए। नहीं, आप इसको एक और रूप से देखिए। एक मिनट, आप प्रश्न उठाना बड़ा सिंपल है। मैं एक बात कह रहा हूं कि हर चीज नहीं, ठीक है, अब मैं रोकना चाहता हूं। नहीं, आपने जवाब नहीं लिया बदायूं पे। भाई जब आप फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की है, जब तक समन्वय ही नहीं अच्छा होगा, ऐसी मानसिकता जो है, पहले मानसिकता आती कैसे है? कांग्रेस और हमें फर्क यह है कि वहां एंटाइटलमेंट की मानसिकता है, क्योंकि स्पष्ट है कौन बनेंगे। देखिए, सतव्रत जी ने लंबा समय जरूर लिया, पर वो पॉइंट वो कर रहा था। आपने भी एक समय लिया, पर आप पॉइंट नहीं, अब ज्यादा आप वो बातों को बहुत नहीं, मैं घुमा नहीं रहा, क्योंकि बिल्कुल आप मेरा एक सवाल है। नहीं रवि जी, नहीं रवि जी, क्योंकि ये आरोप हो गया। अब मेरा ये पहला सेगमेंट खत्म। नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा है, मैं आपको बात, रेलवेज, हमने रेलवेज पे कहा है गोल्डन, क्या रेलवे को आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं? क्यों? पहले बताइए क्यों? पैसे कहां से लाएंगे? पैसे जो है इस देश में 1998-99 में भी पैसे नहीं थे, जब हम पर लगे थे प्रतिबंध, लेकिन देश आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा? ये जनरल बात होगी ना। जनरल बात क्या है? आप रेलवे को प्राइवेटाइज करेंगे, फंड कहां से लाएंगे? मैं क्योंकि इसलिए कह रहा हूं, सत्यव्रत जी के कहने से या आपके कहने से, मैं वो अधिकार प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का स्टूडियो में नहीं लाऊंगा। नहीं, ठीक है, वो डिटेल आपको बहुत सारी चीज हुआ भी नहीं। पर रंजन, मैं ये बात जानना चाहता हूं कि जो भी बिजनेस और डिजिटाइजेशन और ये नई चीजें कह रहे हैं, जो उसका तकनीकी रूप है, वो बहुत महंगा नहीं है। अगर आप डॉक्यूमेंट को डिजिटाइज करें, इसी देश में लैंड रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन हुआ, एक लंबा समय लगा, लेकिन हो गया। कई जगहों पर हुआ, कई जगहों पर यह प्रोसेस चल रहा है। ई गवर्नेंस एक निश्चित रूप से बहुत पुराना शब्द है, पर इसका एक दूसरा रूप है कि सरकार की सारी फाइलें अब डिजिटाइज्ड हो जाएं और वो सही मायने में काम हो, मतलब एक प्रयोग के तौर पे ना हो। पर मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहां से अलग प्रोजेक्ट हैं इनके बहुत सारे, रेलवे कॉरिडोर, एग्रीकल्चर के लिए एक अलग कॉरिडोर जा रहा है, इंडस्ट्री के लिए एक अलग कॉरिडोर जा रहा है, नदियां जुड़ रही हैं, इन सब के लिए सरकार क्या सचमुच उसके पास अपने संसाधन होते हैं? खासकर जब फिस्कल मैनेजमेंट का दबाव वित्त मंत्री पर होता है, और अगर बाहर से निवेश पर अगर आश्रित रहा जाए, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या विश्व की अर्थव्यवस्था अभी इस हालत में है कि वो हिंदुस्तान जैसे बड़ी आबादी वाले देश में इतना फंड फ्लो कर सके? देखिए, ये सरकार ने कहा कि हम विदेश से निवेशक को चाहते हैं, मगर ऐसे जगह में जहां नौकरी होगा, हम संपत्ति तैयार करें। बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई किसी का दो राय होना नहीं चाहिए। मगर सचमुच आएंगे कि नहीं, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि विश्व का जो अर्थव्यवस्था है अभी भी काफ़ी नाजुक है। चीन जैसे देश है, जिस रफ्तार से चीन बढ़ रहे थे, चीन का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहे थे, वो कम हो गया, वो रफ्तार और है नहीं। मैं एक दो और बात करना चाहता हूँ। देखिए, ये जो जीएसटी के बात है, कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये बहुत अच्छी चीज़ है देश के लिए। आर्थिक सुधार के बात आप करेंगे तो हम क्यों नहीं लागू कर सकते हैं? देखिए, अभी तक ये 10-12 साल से बातचीत चल रहा है, क्यों नहीं हुआ? एक कारण था, पिछले 10 साल में राज्यों में अलग अलग मत थे। कौन सा राज्य? मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात सरकार भी काफी कुछ प्रश्न उठाए थे, बिहार का सरकार भी, बहुत सारे राज्य को ये सारे। तो अब के ये सारे राज्य जो है वो मान लेंगे अगर मोदी जी ये सबको सारे मुख्यमंत्री को लेके ये अगर ले सकते, ये उनकी राजनीतिक परीक्षा होगी इस आर्थिक नीति को लागू करने में। बिल्कुल। और मेरा सिर्फ कहना यह है कि आसान काम नहीं है। लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, इसका मतलब क्या है? ऐसे हम उद्योग लगाएंगे जहां लोगों को नौकरी मिलेगा। ये सब लोग चाहते हैं, हमारे देश में सब चाहते हैं कि नौकरी मिले, पर कैसे आप करेंगे? यही तो बात है ना। आप जैसे नलिन जी जैसे कहा, ये एक बहुत बड़ा एक प्लान आपने देखा, एक योजना आप देखा कि हम ये करना चाहते हैं, ये हमारा लक्ष्य है। और इन्होंने खुद कह रहे कि अभी समय बताएंगे रणनीति क्या है, नीति क्या है, आप कैसे इसमें ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता है? कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हो सकता? सब तो होने वाले। मैं आपको बताऊं, अभी भी देश का 60% किसान और 60% जमीन में सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं है। तो उसकी शुरुआत होगी। अब ये शुरुआत होगी, मगर है कि वो सब जगह एक ही साथ पहुंचा देंगे। नहीं, मगर आप कितना जल्दी कर पाएंगे? हाँ, हम ये सवाल कर सकते हैं कि जहां पानी नहीं है वहां कैसे आप हर खेत में पहुंचाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन यही तो बात है, शुरुआत तो हो सकती है। नलिन, आप फंड के बारे में कुछ कहना? सीधी बात करें भाई, फंड्स कहां से आते हैं? 3 है, या तो आप फॉरेन से लाएंगे, दूसरा है वेस्टेज अपना घटाएंगे या करप्शन घटाएंगे, तीसरा है जो भारतीय निवेश कर रहे हैं विदेश में
अगर उनको यहाँ पर अवसर मिलेंगे तो वो भी तो फंड आपका यही लगता है। इतना पैसा है, मतलब एक आप ऐसा नदियों को जोड़ने का खर्च जोड़िए। क्यों कहते हैं स्मार्ट सिटी का? ऐसा है। मैं पिछला जो मैं सरकार मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं आपको उदाहरण जो जापान के सहयोग से बनने वाला दे रहा हूं। एक स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट कॉस्ट 3000 था मैक्सिमम, 3000 करोड़। आपको फिगर दे रहा हूं, 3 लाख करोड़ कहां से लाएंगे? मैं आपको फिगर दे रहा हूं, 3,86,000 करोड़। कहीं ऐसा प्रॉपर्टी डीलरों का ना बन जाए, रियल एस्टेट वालों का। 86,000 करोड़, 186 ये 4,32,000 करोड़ सिर्फ 4 जो मेन थे, मतलब 66 लाख रुपए प्रति गांव या 800 करोड़ रुपए प्रति कंस्टिट्यूएंसी। फंड्स की कमी नहीं है, यहां मैनेजमेंट की दिक्कत है। नहीं रवि दूसरी बात, आप 3 लाख करोड़ की बात करें, 30 लाख करोड़ तो बाबा रामदेव ले आएंगे। एक चीज सुनिए, देखिए अपनी जगह है। एक मिनट, विदेश में जो सत्यव्रत जी कहा, प्राणायाम से पैसे नहीं आते हैं, विदेश में में वो एसआईटी बन गई है तो वो सुप्रीम कोर्ट। देखिए विदेश में इतना पैसा नहीं है, काला धन, बहुत सारे पैसा वापस आ गया मॉरिशस और बाकी सारे देश में धुलाई होकर वापस आ गया। ये पहला बात। तो एसआईटी के बाद किया, मगर ये टैक्स हेवन्स के बाद नहीं किया। जनरल बात कर लेते हैं, 3 मिनट मैं नीरजा जी के पास जाना चाहता हूं। नहीं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इन्होंने जो कहा कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें, ठीक है, बहुत अच्छी बात, आप करिए ना, आप करके दिखाइए। मगर मेरा सिर्फ ये कहना है कि जितने आपने सारे लक्ष्य रखा, ये आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम। मोदी जी आसान काम पसंद ही नहीं करते। आप तो आसान काम तो करते ही नहीं। हम तो आसान भाई मिर्जा भाई, एक बात है, 2009 का अभिभाषण पढ़ रहा था। आसान काम उनके लिए इसके तो शुरुआत के बहुत बड़े हिस्से तक, मैंने कई पन्नों तक मैं जाता हूं, उसमें सामाजिक सुरक्षा, मतलब बहुत सारे भाव, बोध, जिम्मेदारी, सबका एहसास है। यहां कम से कम इस अभिभाषण में अगर दोनों से तुलना करें तो डायरेक्ट मेंशन है, हम ये वाला करेंगे, हम खेतों तक पानी ले जाएंगे, गांव में मूलभूत शहरी सुविधाएं देंगे, सार्वजनिक जो शहरों में उपलब्ध है वहां देंगे, शहरों को ये बनाएंगे। तो ये एक अंतर नहीं है कि एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के उस छाया से सरकार को बाहर लेकर आ रहे हैं, शायद इसलिए वो वहां पर जोर देंगे। देखिए वो तो क्लियर है, उनका जो फोकस है वो एंटाइटलमेंट की, जो राइट्स बेस्ड अप्रोच था कांग्रेस का और यूपीए का, उससे तो अलग। ये राजनीतिक रूप से इतना आसान होगा कि फिर जनता की भी सहमति चाहिए, वोट देना अलग बात है, जो अधिकार मिल रहे हैं उसको लौटा देना भी कि आप। देखिए इन्होंने पूछा फूड सिक्योरिटी के बारे में क्या होगा, आधार के बारे में, उस पर साइलेंस है, उस पर क्या रवैया। फूड सिक्योरिटी तो अभी पास हुआ है ना, उस पर इस सरकार का, क्योंकि उसमें तो काफी सब्सिडी हो सकता है रद्द हो जाए, हो सकता, बट ये भी कहना चाहिए कि हम इसमें बिलीव नहीं करते हैं। हाँ, ये कहना चाहिए था कि हम इसमें विश्वास नहीं या क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, कई चीजों में डिटेलिंग की जरूरत है कि आप डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं और जिससे नौकरियां जाएंगी, मतलब अगर आप टेक्नोलॉजी को लाएंगे और आप इंक्रीज इन जॉब्स की भी बात कर रहे हैं, तो कई जगह विरोधाभास। मैं ये समझ में कि 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे तो उस विकास पे गरीबों का हक कैसा होगा, लेकिन जो फिर भी स्पिरिट है, जो स्पिरिट है इसकी, कुछ एक दबंग स्पिरिट है, चाहे आधा वांटेड जैसा, एक बार कमिटमेंट कर दी तो अपनी भी नहीं सुनता, एक बार कमिटमेंट कर दिया, एक बार सपने तो देखना शुरू किया और ये बिलीव करना तो शुरू किया कि कुछ हम कर सकते हैं। अभी तो जैसा आपने कहा, इतना इन्होंने कहा, किसी ने कहा निराशावादी था कि पता नहीं कुछ होगा कि नहीं, हम बोलते हैं लिप सर्विस होती, कुछ होता नहीं, और देश में भी एक निराशा का माहौल है। बट जहां मोदी जी की प्रॉब्लम आने वाली है, इतनी आकांक्षा बढ़ गई है, उम्मीद बढ़ गई है कि आसमान तक नहीं, 6 महीने का टाइम लोग देंगे, उसके बाद उसको रियलिस्टिक लेवल पे आप कैसे लाएंगे? नहीं लाएंगे अनरियलिस्टिक तो क्या है? देखिए इसमें विवाद सिर्फ इससे बहुमत होने से नहीं, नदियों को जोड़ने का मसला है, वो पर्यावरण को लेकर अलग विवाद प्रोजेक्ट। ये जो आप इन्होंने आउटलाइन किया, ये 5 साल 60 महीने का प्रोजेक्ट नहीं है, ये तो आप वो सोच है कि अगले 15 साल में, 10 साल में ये होगा। अगर 6 महीने जब तक यूफोरिया लास्ट करता है तो ठीक है, लोग टाइम देंगे, उसके बाद लोग इतना मैंडेट है, ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक में जल्दी छोटा सा बात वहां चढ़ाते हैं, उतनी जल्दी उतारते हैं। देखिए कितने बड़े चुनौती है, आप 2 उदाहरण में दे सकते हो। विदेश आप निवेश का बात कर रहे हैं, विदेशी निवेशक, भारतवर्ष का पूरा जितना निवेश होता है इसका सिर्फ 10% विदेश से आते हैं, 90% 40% हो जाएगा, क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, अभी नहीं, जो हमारे उद्योगपति है पिछले 10 साल से विदेश में निवेश कर रहे हैं, हमारे देश में नहीं किया, वो अभी निवेश करना शुरू करेंगे। यही उद्योगपति जो मोदी जी को समर्थन दिया, उनका चुनाव में बहुत पैसा भी इन्होंने खर्च किया, ये मैं प्रश्न उठा रहा हूं। दूसरे प्रश्न है, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अभी भी 25% लोग हमारे देश में इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाए, नहीं किया, ठीक है। हर 2 व्यक्ति में एक व्यक्ति के पास आज एक मोबाइल
गांव में एक छोटा सा एक वाक्य में आप ये देखिए ना कि कितने छोटे शहरों में और पिछड़े इलाकों में जो हम मानते हैं वहां फेसबुक की कितने व्हीकल्स। देखिए भारत बदल रहा है। ये तो आपकी सरकार में आई थी। नहीं, और मैं इसको कह रहा हूं, अच्छा जिस सरकार की बात नहीं है, मैं इसको कह रहा हूं ये जो है निराशावादी, और मैं इसको बार बार कह रहा हूं छोटे से ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम इस पे बात करना चाहते हैं कि ठीक है पैसा नहीं है, अर्थव्यवस्था में उतना दम नहीं है दुनिया की अर्थव्यवस्था में, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति तो क्यों नहीं हो सकती? उसकी तो कोई वजह नहीं है। आपको बहुमत पर्याप्त दिया गया है तो कम से कम क्यों नहीं महिला आरक्षण बिल लागू करने का कोई टाइमलाइन बता देते ताकि औरतें खुश हो जाती, है कि नहीं? और हम भी खुश हो जाते। छोटे से ब्रेक के बाद